निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट पर। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की जो भूगोल की बुक है उसका पहला अध्याय जनसंख्या, वर्दी, संगठन और जनसंख्या घनत्व के बारे में बात कर रहे थे। हमने पिछली 2 क्लासों में जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वर्दी के बारे में कुछ जो पढ़ा, उसके बाद में जनसंख्या वर्दी जो है, जो भाग हमारा छूट गया था, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि जनसंख्या, पहले तो ये कि जनसंख्या वर्दी किसे कहा जाता है। जनसंख्या वर्दी किसे कहते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में रह रहे लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होना। यानी कि अगर काउंटिंग की जाए, अगर मैं यूं कहूं कि हमारे शहर में 2011 में जो लोग रहते थे उनकी संख्या थी 10,000 और वहीं 2021 में उन्हीं लोगों की जो संख्या है, वो जो उन लोग जो निवास करते थे उन लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई कि वो लोग 2021 में जो हैं वो निवास करने वाले लोगों की संख्या हो गई 21,000 या 25,000। मतलब ये क्या हो गया, जनसंख्या में वृद्धि हो गई। जिस प्रकार की कहा जाए कि मृत्यु दर में कमी आए और जन्म दर में बढ़ोतरी हो तो क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी। क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी। उसी प्रकार देखा जाए कि 1911 से 1921 तक जो जनसंख्या वृद्धि थी, 1911 से और 1921 तक जो जनसंख्या में वृद्धि थी, तो कह सकते हैं हम कि यहाँ जो आंकड़ा था, ये आंकड़ा क्या था, ये आंकड़ा था बिल्कुल निम्न का, निम्न जनसंख्या का स्तर था, निम्न स्तर था जनसंख्या का, निम्न स्तर था। और निम्न स्तर किस प्रकार से था कि यहाँ जो लोग निवास करते थे उनकी जन्म दर में क्या हो गई थी, कमी हुई थी, जन्म दर में कमी हुई थी और मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई थी। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि इन लोगों में जो जनसंख्या की जो है वो क्या हो गई, कमी हो गई थी, जनसंख्या की क्या हो गई, कमी हो गई। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि 1931 से और 1951 तक का जो टाइम था, 1931 से 1951 तक का जो टाइम था वो क्या था, वो स्थिर जनसंख्या का था। स्थिर जनसंख्या का मतलब क्या हुआ कि अगर हम यूं कहें कि जनसंख्या, वहां जो लोग निवास करते हैं वो ना तो अधिक बढ़ोतरी हुई उनकी और ना ही उनमें कमी आई। यानी कि ना तो वहां पर ज्यादा जन्म दर बढ़ी और ना ही वहां ज्यादा मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई। अगर जन्म दर में बढ़ोतरी होती तो क्या होता कि वहां वृद्धि क्या हो जाती, जनसंख्या में वृद्धि ऊपर हो जाती, यानी कि जनसंख्या वृद्धि अधिक होती। और अगर मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती तो जन्म दर, वो जनसंख्या वृद्धि क्या है, उसमें कमी आ जाती। यहाँ ऋणात्मक आंकड़े जो हैं वो दर्ज किए गए थे कब, 1911 से 1921 के मध्य जो हैं वो आंकड़े ऋणात्मक दर्ज किए गए थे। और वहीं अगर देखा जाए कि 1931 से 1951 तक की जो समय था, जो टाइम था, उसमें क्या है, स्थिर जनसंख्या थी। कितनी, क्या थी, स्थिर जनसंख्या थी। और स्थिर जनसंख्या का मतलब कि ना तो अधिक बढ़ोतरी हुई जनसंख्या में और ना ही अधिक कमी आई जनसंख्या में। मतलब कि अगर यूं कहें कि हमारे शहर में 1911 में, 1931 में जो लोग रहने वाले लोगों की जो संख्या थी वो कितनी थी कि वो थी 5,000 लोगों की संख्या थी। और वहीं अगर देखा जाए कि थोड़े दिनों बाद, यानी कि 1931 के बाद 1941 या 51 में देखा जाए कि वहीं लोगों की जो संख्या है वो 7,000 तक हो गई। तो ना तो ज्यादा वृद्धि हुई, ठीक है, वृद्धि हो रही है, ये नहीं है कि वृद्धि नहीं हो रही है, वृद्धि हो रही है, लगातार वृद्धि तो हुई, परंतु क्या है कि बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई। अगर स्थिर आंकड़ा देखा जाए कि लगभग 10,000, यानी कि 1,000 से 10,000 के मध्य ही वो आंकड़ा क्या है, घूम रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, स्थिर जनसंख्या वृद्धि कहा जा सकता है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि का वो स्थिर समय था कि उसमें अधिक जनसंख्या का जो है वो बढ़ोतरी नहीं हुई। उसी प्रकार से देखा जाए कि 1951 से लेकर के और 1981 तक का जो समय था, 1951 से लेकर के और 1981 तक का जो समय था, जो 1951 से और 1981 तक का जो समय था, उसमें क्या हुआ कि जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी हुई, भयंकर जनसंख्या का विस्फोटक जो समय है वो इसे ही माना जाता है। 1951 से 1981 तक के समय को क्या कहा जाता है, जनसंख्या का विस्फोटक समय,
विस्फोटक समय माना जाता है किसे? 1951 से 1981 तक के समय को। यहां क्या हुआ कि जन्म दर में भारी गिरावट हुई, मृत्यु दर में क्या हुआ कि भारी गिरावट हुई और जन्म दर में अधिक बढ़ोतरी हुई। जन्म दर में अधिक बढ़ोतरी होने का मतलब कि मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो क्या हुई कि जन्म लेने वाले लोगों की संख्या से कम हो गई। अब जन्म लेने वाले लोगों की संख्या से अगर कम होती है तो होता क्या है कि वहां पर क्या होगा कि जनसंख्या में क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसे ही जनसंख्या में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ोतरी होने के कारण इसी काल को माना जाता है भारत में जनसंख्या का विस्फोटक काल इसे कहा जाता है कि इस काल में बहुत ज्यादा जन सैलाब जो है वो बढ़ गया था। और इसी काल के दौरान एक चर्चित किस्सा भी है कि भारत में नसबंदी का जो दौर है वो बहुत हावी रहा था। उस समय भारत में नसबंदी का जो दौर है वो बहुत हावी रहा था। और पहले उसके बाद का जो समय रहता है 1981 से लेकर के और अब तक का कहें या 2001 तक का जो आंकड़ा है जनसंख्या वृद्धि का 2001 तक का आंकड़ा कब से 1981 से लेकर के और 2001 तक का, तो यहां लगातार क्या हो रही है, लगातार वृद्धि तो हो रही है, परंतु क्या है कि यहां पर इतनी ज्यादा वृद्धि नहीं हुई क्योंकि आंकड़े जो हैं वो लगातार अनुपात के अनुसार कम आते जा रहे हैं कि जन्म दर में बढ़ोतरी हो रही है, मृत्यु दर भी समान रूप से चल रही है, परंतु क्या है कि जन्म दर में जन्म लेने वाले लोगों की, जैसे कि पहले अगर कहा जाए, अब हम अगर नेचुरल बात करें कि पहले एक घर में लोगों की संख्या जो है वो 10 की हुआ करती थी, वहीं वो एक घर में लोगों की संख्या मतलब एक माता पिता के केवल 2 ही बच्चे हैं, तो कुल लोगों की संख्या जो है वो कितनी हो गई, 4 हो गई। और पहले एक माता पिता के जो बच्चे हैं वो 7 या 8 तक रहते थे। तो जन्म दर तो हो रही है, वृद्धि लगातार हो रही है, क्योंकि यहाँ जो विस्फोट हुआ था लोगों का, यानी कि जन्म दर अधिक हुई थी, मृत्यु दर कम हुई थी, उसके बाद में जिन जिन लोगों का यहाँ विस्फोट हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई जनसंख्या में, वो जनसंख्या वृद्धि होने के बाद परिवार सीमित तो हो गए, परंतु वृद्धि तो लगातार वैसे भी हो ही रही है। और भारत की जो जनसंख्या है अनुमानित है कि 2025 तक हमारी जो जनसंख्या है वो कितनी पहुंच जाएगी, 135 करोड़ के लगभग, 135 करोड़ के लगभग हमारी जनसंख्या, यानी कि भारत की जो जनसंख्या है वो 135 करोड़ के लगभग पहुंच जाएगी। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि जनसंख्या में इतना मतलब भिन्नता किस प्रकार से आई, कि यहाँ निम्न स्तर था जनसंख्या का, निम्न स्तर का मतलब जन्म दर तो यहाँ भी थी, ये नहीं है कि यहाँ जन्म दर में बिल्कुल कमी थी, परंतु क्या है कि यहाँ पर जो लोग थे, या यूं कहें कि साक्षर लोग नहीं थे, या बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता था, उन्हें साक्षर नहीं किया जाता था, और उन्हें क्या है कि मेहनत मजदूरी करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था, यूं कह सकते हैं। तो यहाँ वो क्या है कि कम आयु में एक बालिका का, एक बच्चे का विवाह कर देते थे, और इसी कारण क्या होता था कि वहाँ जो लोग निवास करने वाले लोग थे, कम आयु में विवाह या उनकी शादी करने के बाद जब वो गर्भवती महिला होती थी, या तो गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाती थी या उस बच्चे की मृत्यु हो जाती थी, जिसे भरण पोषण जो है वो माँ अच्छे तरीके से नहीं दे पा रही है, इसलिए इसकी मृत्यु हो जाती थी। तो यहाँ क्या हुआ, जनसंख्या में कमी आई, और एक दो ऐसी महामारियां भी उस समय टूट पड़ी थी, जो क्या है कि जनसंख्या में कमी का कारण बनी थी। और इसके बाद में स्थिर जनसंख्या का मतलब ये हुआ कि उस समय अधिक आधुनिकता ना होने के कारण, या जो भी उनके तथ्य या कारण रहे होंगे, कि उसके कारण जो है वहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा विकसित नहीं हो पाए। इसी कारण क्या हुआ कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो स्थिर हो गई थी। और जनसंख्या में विस्फोट का कारण यही था कि जब अगर यूं कहें कि किसी एक खेत में काम करने के लिए, हम अगर नेचुरल बात करते हैं कि किसी एक खेत में, एक क्षेत्र विशेष में काम करने के लिए अगर 5 लोगों की व्यवस्था चाहिए होती है, 5 लोग चाहिए होते हैं, और वही 5 लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं, परंतु अगर
बाहर से जो लोग आएंगे, 5 लोग बाहर से आएंगे मेहनत मजदूरी करने के लिए, और वहीं अगर वही 5 सदस्य जो हैं वो घर के होते हैं तो वो क्या करेंगे कि अपना गुजारा ढंग से कर सकते हैं। इसी सोच के आधार पे, अगर पौराणिक कथाओं की माने तो इसी सोच के आधार पे क्या हुआ कि जनसंख्या में इस समय बहुत ज़्यादा विस्फोट हुआ था। और बाद में लोग आधुनिकता से जुड़ने लगे, उन्हें पता लगने लगा कि जो ज़्यादा जनसंख्या है, अधिक जो जनसंख्या वृद्धि है वो क्या हो सकती है, वो हमारे मरने का भी कारण हो सकती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए केवल हम जो हैं वो यहाँ पर प्रदूषण के अलावा कुछ नहीं छोड़ के जा सकते। ये उनके समझ में आई होगी, या हम यूं कहें कि हमारे समझ में आई है, तो भी क्या है कि लगातार वृद्धि तो हो रही है, परंतु क्या है, लगातार वृद्धि तो हो रही है, परंतु फिर भी आंकड़ा क्या है, इसकी बजाय, इस जनसंख्या विस्फोट वाले समय की बजाय ये आंकड़ा जो है ये कमी की ओर अंकित कर रहा है हमें। ये जनसंख्या वृद्धि थी। और हम अगर जनसंख्या संगठन की बात करें कि जनसंख्या संगठन क्या होता है, तो हमने कई बार ऐसी बातें सुनी भी है कि संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है, संगठन में शक्ति होती है। अभी संगठन में शक्ति होती है तो मतलब कि किसी क्षेत्र विशेष में साथ रहना क्या है, साथ रहना क्या होगा, संगठन होगा। अभी वो संगठन अगर यूं कहें कि वो संगठन जनसंख्या का या एक परिवार का कहें, कि पहले जो लोग हैं वो क्या करते थे कि एक समूह में रहना पसंद करते थे, कि अपना इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा अपना घर है, हम यहाँ रहें, और यहाँ रहते हुए भी हम क्या है कि अपने खेतों का कार्य, जो अपने समाज के जो कार्य हैं वो करते रहें। तो वो क्या होता था, वो संगठन था। और अभी क्या है, अभी भी भारत में अधिकतम जो लोग हैं वो संगठन में रहना, अपने परिवार के बीच रहना पसंद करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो संगठन में नहीं रहना चाहते। और उसी प्रकार से हम जनसंख्या के संगठन की बात करें कि जनसंख्या संगठन कहते किसे हैं, कि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं वो कितने संगठन बसे हुए हैं या किसी विरल माध्यम में बसे हुए हैं, उसे संगठन कहा जा सकता है। कैसे कि अगर किसी क्षेत्र में, जैसे कि भारत की अगर हम बात करते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो ये उत्तर का विशाल मैदान है, भारत का जो ये उत्तर का विशाल मैदान है, इस उत्तर के विशाल मैदान में सर्वाधिक जनसंख्या की क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या संगठन कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ संगठन आबादी क्या है, जनसंख्या की बहुत ज़्यादा है। यहाँ संगठन आबादी बहुत ज़्यादा है उत्तर के विशाल मैदान में। और वहीं अगर बात करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारत में 2001 के आंकड़ों के अनुसार, 2001 के आंकड़ों के अनुसार आपकी बुक में दिया हुआ है कि 2001 के आंकड़ों के अनुसार भारत के अंदर जो है वो गांवों की संख्या थी 6,38,588 जो है वो क्या थी, गांवों की संख्या थी 2001 के अनुसार, 2001 के अनुसार, जिनमें से अगर हम बात करते हैं कि 5,93,731 जो हैं वो क्या हैं, बसे हुए गांव हैं। क्या हैं, बसे हुए गांव हैं। कहाँ, भारत में बसे हुए गांव हैं। यानी कि इसके अगर हम बात करें कि ये बसे हुए हैं तो बाकी क्या, बाकी भाई जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में जनजातियां निवास करती हैं, जो घुमक्कड़ जनजातियां हैं, उनके गांव बसे हुए नहीं माने जाते। ये बसे हुए गांव हैं, परंतु फिर भी जनसंख्या का संगठन क्या है, वो समान रूप से नहीं है। किस प्रकार नहीं है कि अगर हम देखें कि कोई जो गांव है वो तो बहुत बड़ा गांव है, मतलब अगर हम बात करें चुनाव को लेकर के हम बात करते हैं, चुनाव के आधार पे देखा जाए कि किसी गांव के जो वोट हैं, किसी गांव के वोट जो हैं वो 10,000 के पास करीब करीब हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो एक गांव छोटा है, छोटा गांव है, सीमित वहाँ जो लोग हैं वो निवास करते हैं, तो वहाँ की संख्या में अगर 1000 ही वोट हैं, मतलब क्या है कि 10,000 कहाँ तो 10,000 वोट और कहाँ 1000 ही वोट, मतलब जनसंख्या के संगठन में क्या है कि वो जनसंख्या के संगठन में भिन्नता है। यानी कि 6,38,588 गांव हैं भारत में 2001 के आंकड़ों के अनुसार, और जिसमें से 5,93,731 गांव बसे हुए गांव हैं 2001 के आंकड़ों के अनुसार। फिर भी इनमें भिन्नता इस प्रकार से पाई जाती है कि अधिकतम जो लोग हैं वो भारत में माना जाता है कि कृषि से संबंधित लोग हैं, और जो कृषि से संबंधित लोग हैं वो अधिकतम क्या रहते हैं, गांव में रहते हैं। और गांव में रहते हैं मतलब एक गांव, ये जो गांव है
माना कि ये गांव है और इस गांव में जो लोग निवास करते हैं तो वो क्या है कि किसी भी कारणवश से या उनके हो सकता है कि राजनीतिक कारण हो सकता है कि भौतिक कारण हो सकता है कि जल आपूर्ति के कारण, हो सकता है कि किसी शिक्षा चिकित्सा के कारण, किसी भी माध्यम के कारण वो क्या है कि अपने गांव को छोड़ करके और दूसरे स्थान पर वो क्या कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, वहां जाकर के आवास अपना बना लेते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ की जो जनसंख्या में क्या है, यहाँ के जनसंख्या संगठन में भिन्नता पाई जाएगी। यह जो लोग हैं धीरे धीरे लोग पलायन करने लगे शहरों की तरफ। किस उपलक्ष्य में कि यहाँ पर जाकर के उन्हें अच्छी व्यवस्था मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी चिकित्सा मिलेगी और बहुत सारी सुविधाओं से लिप्त होने के कारण वो क्या गांव से शहरों की ओर तरफ क्या है पलायन करने लगे। तभी क्या है कि जनसंख्या के संगठन में क्या है भिन्नता पाई जाती है। और अगर हम भौतिक कारणों की बात करते हैं कि भौतिक कारण ऐसे क्या रहे होंगे जिनके कारण क्या है कि लोगों में भिन्नता अगर पाई जाए, और अगर हम बात करें कि और अन्य क्या क्या कारण हो सकते हैं कि लोगों में संगठन में जो है वो भिन्नता पाई जाती है। संगठन में जिस प्रकार की अगर हम बात करते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो श्रमिक होते हैं, श्रमिक लोग हैं, यानी कि या कुशल श्रमिक कह सकते हो, या अगर यूं कहें कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, कि वो लोग क्या है कि अगर वो गांव में काम करते हैं, गांव में काम करने की बजाय वो क्या है कि शहरों में काम करना अधिक पसंद करते हैं। कहाँ? शहरों में काम करना क्या करते हैं, अधिक पसंद करते हैं। और वहीं देखा जाए कि ये क्या हो गया, रोजगार के लिए क्या हो गया, रोजगार के लिए क्या है, रोजगार के लिए वो क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। और वहीं अगर देखा जाए कि शिक्षा के लिए, मतलब अपने बच्चों को या अपनी पढ़ाई को संपूर्ण करने के लिए वो कहाँ जाएंगे, गांव से, गांव और गांव से बाद में पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर, शहरों की ओर क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। और चिकित्सा के लिए वो क्या कर रहे हैं, गांव से फिर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि किसी भी क्षेत्र विशेष में अगर रहते हैं, हम अगर प्रवास पढ़ेंगे, अगले नेक्स्ट जो लेसन है हमारा प्रवास पे आधारित है, जब हम प्रवास पढ़ेंगे तो उस प्रवास में हम उनके भौतिक, राजनीतिक या रोजगार के जो कारण होते हैं उसके ऊपर विशेष प्रकार से चर्चा करेंगे कि जो लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन किस प्रकार से करते हैं, क्या आधार रहता है उनका पलायन करने के पीछे। अगर पहले की बात करें कि पहले शुरुआत में जब लोग आधुनिकता से इतने लिप्त नहीं थे या वो शिक्षा के प्रति इतने वो क्या सजग नहीं थे, फिर भी क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं वो उनके भी संगठन में क्या है बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है। जिस प्रकार की अगर हम बात करें कि जो हिमालय का क्षेत्र है वहाँ लोग कम रहना क्या है वो पसंद करते हैं, और वहीं अगर हम बात करें कि पश्चिमी राजस्थान है वहाँ भी रहना कम पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ का क्षेत्र उपजाऊ नहीं है और वहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो क्या है अधिक आने की संभावनाएं रहती हैं। और जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ जो लोग हैं वो समान रूप से रहना पसंद करेंगे। वहाँ भी अगर कहा जाए कि संगठन की अगर बात करें तो वहाँ भी संगठन में कमी मिलेगी, बजाय भारत के उत्तर के विशाल मैदान के, जिसमें कुछ भाग राजस्थान का, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये जो राज्य हैं इन राज्यों की बजाय तटीय राज्यों में भी रहना लोग क्या है कि कम पसंद करते हैं। रहने के कम पसंद करने के पीछे कारण क्या था कि यहाँ की उपजाऊ भूमि है और यहाँ पर खाद्यान्न जो फसलें हैं उनका उत्पादन अधिक किया जाता है। और इसके बाद में अगर हम देखा जाए कि वहाँ रहने के लायक जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे नदियों का पानी मिलता है और शिक्षा और चिकित्सा जैसी अधिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। और अगर हम श्रमिकों की बात करें तो वो श्रमिक जो किसी क्षेत्र विशेष में काम करना चाहते हैं, जिन्हें काम की अधिक आवश्यकताएं होती है, वो लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, दिल्ली जो है वो अपना केंद्र शासित प्रदेश है और चंडीगढ़ जो है वो भी अपना केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली एनसीआर है और वहाँ रोजगार के लिए अधिक जो लोग हैं वो जैसे कि राजस्थान से, यूपी से, बिहार से और पंजाब से, हरियाणा से, बहुत सारे स्टेटों से जाकर के और वहाँ लोग जमा हो गए किसके उपलक्ष्य में, रोजगार के लिए वो क्या है वहाँ
जाकर के जमा हो गए और अपना व्यवसाय जो है वो निरंतर चला रहे हैं। और अगर हम वहीं बात करते हैं कि रोजगार के बाद की अगर हम बात करें कि जो लोग अधिक सुविधाओं के लिए जो एक स्थान से, यानी कि जिस प्रकार के किसी राजनीतिक दबाव में कोई व्यक्ति जो है वो वहां राजनीतिक दबाव में आ गया और वहां धर्म से संबंधित कि आप तो क्या है हिंदू हो और आप मुस्लिम धर्म जो है वो धारण करो, और मुस्लिम धर्म धारण करो, इसी दबाव में आने के कारण भी क्या है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पलायन कर जाते हैं। और इससे क्या है कि जनसंख्या संगठन में जो है वो भिन्नता पाई जाती है, या यूं कहें कि खाद्यान्न जो जितनी भी जो मनुष्य के जीवन यापन करने के लिए जो भी सामग्रियां उसको चाहिए होती हैं सुबह से लेकर शाम तक, उनकी अगर कैटेगरी देखी जाए कि कहाँ अधिक मिलती है और कहाँ वो सुविधाएं जो हैं वो कम मिलती हैं, तो वो हम देख सकते हैं कि उत्तर के विशाल मैदान में जैसे कि रहने के लिए आवास, वहाँ अधिकतम ये देखा जा सकता है कि भूकंप का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो किससे निर्मित है, पूरा का पूरा क्षेत्र उत्तर का विशाल मैदान, भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है वो नदियों से निर्मित माना जाता है कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो नदियों से निर्मित है। नदियों के साथ जितना पानी और उसके साथ जितनी मिट्टी आई पानी के साथ, वो मिट्टी यहाँ पर फैली और उसके बाद में क्या हुआ कि इसे मैदान का निर्माण हुआ। और इसी कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अधिक रहना पसंद करते हैं बजाय दक्षिणी भागों के, या बजाय हम जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ वो क्या है कि एक राजनीतिक दबाव हम कह सकते हैं कि राजनीतिक कारक ऐसे हैं, क्योंकि वहाँ हर समय जो है वो लड़ाई दंगों के जो माहौल हैं वो बने रहते हैं, तो वहाँ भी आम मनुष्य जो है वो क्या है कम रहना पसंद करता है। और उत्तर के विशाल मैदान में ऐसी किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है कि यहाँ ना तो इतने कोई बाहरी वो जो आक्रमण है उनका दबाव रहता है, उन्हें खाने पीने और रहने की अधिक अच्छी व्यवस्था यहाँ क्या है मनुष्य को दिखाई देती है। तभी क्या है सर्वाधिक जो भौतिक प्रदेश, जो अगर हम कहें कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है तो उत्तर का विशाल मैदान है। तो ये हमारा लेसन था। इसके बाद में अगर कोई भी आपको समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखें और वो टॉपिक जो है हम दोबारा करवाने की कोशिश करेंगे। तो आपको अगर ये पूरा का पूरा वीडियो या पूरी क्लास आपको जब पसंद आई हो तो आप वीडियो को कमेंट करना, जो भी आपकी राय हो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और विवेकानंद कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।